नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज स्वर्ग में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिन्होंने संविधान की रचना की थी, वो सब सकते में होंगे। उन्हें सदमा लगा होगा। वो सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान आखिरकार किस राह पर जा रहा है। क्या उन्होंने जो सोचा था वो उसकी उल्टी राह पकड़ रहा है? उन्होंने जिस तरह का संविधान बनाया था, क्या उस संविधान की उपेक्षा करके, उसे दरकिनार करके कोई दूसरा भारत बनाया जा रहा है? क्या भारत में उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी थीं, जो त्याग किया था, जो समर्पण किया था, जो स्ट्रगल किया था, उस सब को भुला दिया जा रहा है? उस विरासत को ख़त्म किया जा रहा है और एक ऐसी विरासत का सपना दिखाया जा रहा है जो झूठी है, जो नकली है, जो फर्जी है, और उसे लोगों के दिमागों में रोपा जा रहा है कि वही सही है, वही हुआ था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के दिन, स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ के दिन दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उस लोक में बैठे हमारे पूर्वजों, जिनकी हम शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिनकी वजह से हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, वो परेशान होंगे क्योंकि उन्होंने उस तरह के भारत की कल्पना नहीं की होगी जो अब भारत के निर्माण की दिशा दिख रही है। जिन दो घटनाओं का जिक्र मैं कर रहा था, वो घटनाएं हैं, एक, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ में गुणगान करना, उसका महिमा मंडन करना, उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करना कि आखिरकार वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस देश के निर्माण में, इस देश के जो तरक्की की है, जो भी भारत का इतिहास है, उसमें उसका क्या योगदान था। ये देखने की बात है। पहले तो आइए हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा संघ की तारीफ में और वो सच्चाई से कितना दूर है, ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने आरएसएस की स्थापना और योगदान के बारे में कहा कि आरएसएस की स्थापना 100 साल पहले हुई थी। ये संगठन व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस की सेवा, समर्पण, संगठन और अनुशासन को उसकी पहचान है, जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बनाती है। उन्होंने स्वयं सेवकों का आदरपूर्वक स्मरण भी किया, उनको नमन भी किया, और उन्होंने आरएसएस के शताब्दी वर्ष का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। आरएसएस की भूमिका पूरे आज़ादी के आंदोलन के दौरान क्या थी, ये इतिहास में दर्ज है। ये इस पर कोई विवाद ही नहीं है। खुद आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी भी उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी कोई भूमिका नहीं थी। भूमिका थी तो नकारात्मक थी। उसने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया था, उसके खिलाफ काम किया था, चाहे वो सावरकर हो, चाहे हेडगेवार हो, चाहे गोलवलकर हो। इन तमाम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ विश्वासघात किया था, गद्दारी की थी। इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं कि किस तरह से सावरकर ने माफिया मांग कर जेल से छूटे थे, रिहाई ली थी और फिर अंग्रेज़ों के लिए काम किया था। इस मुद्दे पर हम बाद में भी आएंगे। लेकिन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था,
उसका विरोध किया था आरएसएस ने और अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि वो इस आंदोलन में शामिल न हो। ये सब सारा इतिहास है। और पार्टीशन जो हुआ देश का, उसमें जितना योगदान मुस्लिम लीग का था उतना ही योगदान आरएसएस का भी था, क्योंकि दोनों तरफ से सांप्रदायिक घृणा और हिंसा भड़काई जा रही थी। उधर मुस्लिम लीग था, इधर आरएसएस और हिंदू महासभा थी जो पूरे देश का माहौल बिगाड़ रही थी। और उसी ने, इन दोनों ने मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की थी जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और देश के विभाजन के लिए लकीरें खींच दी। तो ये एक आज़ादी की लड़ाई में संघ की भूमिका रही है, संघ से जुड़े लोगों की भूमिका रही है। और उस पूरे आंदोलन में किसी एक भी स्वयंसेवक ने जान कुर्बान नहीं की, उसने कोई त्याग नहीं किया, कोई बलिदान नहीं किया। ये स्वयंसेवकों का इतिहास रहा है। उस स्वयंसेवक को महिमा मंडित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से। अब इसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि वो जो आरएसएस के साथ उनकी अनबन चल रही है, उसमें वो आरएसएस को खुश करना चाहते हैं, मोहन भागवत को खुश करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आरएसएस के प्रति कितने निष्ठावान हैं, आरएसएस का कितना ख्याल रखते हैं और आरएसएस को किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसको वैध बना रहे हैं और उसके दाग छुटा रहे हैं, उसके पापों को धो रहे हैं। ये एक उद्देश्य इसका बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इससे भी बड़ा उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आरएसएस को भारतीय जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके केंद्र में ला रहे हैं। वो भारत का जो विचार विमर्श है उसके केंद्र में ला रहे हैं। वो संविधान के मूल्यों को दरकिनार करके आरएसएस के मूल्यों की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वो आज़ादी के आंदोलन को पर पर्दा डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं और आरएसएस को महिमा मंडित करके उसे बहुत बड़ा एक ऐसे संगठन के रूप में चित्रित कर रहे हैं जो कि राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद 3 बार आरएसएस पर बैन लगा। पहला बैन तो 1948 में ही लग गया था, जब महात्मा गांधी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने, और ये माना गया था कि नाथूराम गोडसे का संबंध आरएसएस से है। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि था, आरएसएस बार बार झुठलाता है, लेकिन सच्चाई सबको पता है। तो उसके बाद बैन लगाया था, और बैन लगाया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उससे साफ हो जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन पटेल ही थे जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था, और उसी के बाद आरएसएस को अपना संविधान बदलना पड़ा था। उससे ये शर्त मनवाई गई थी कि आप सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। हालांकि ये शर्त भूल के आरएसएस ने परोक्ष रूप से जनसंघ बनवाया और फिर उसके ज़रिए राजनीति शुरू की, वही विभाजन की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, जो कि आज तक कंटिन्यू कर रही है। तो उस राजनीति में उसने इस देश के समाज में बहुत तरह से विष खोला, हिंसा खोली, और ये जितने भी आज़ादी के बाद दंगे हुए हैं उनमें बार बार आरएसएस का नाम आता रहा है। बार बार ये उसे कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है और उनके कार्यकर्ताओं के नेताओं की भूमिका भी स्पष्ट दिखलाई देती रही है। और इसी आरएसएस ने आखिरकार बाबरी मस्जिद का ध्वंस करने में भी भूमिका निभाई। इसी आरएसएस ने जाने कितने दंगों में हिस्सा लिया, ये माना जाता है। तो ये आरएसएस का रोल रहा है। आज़ादी जब से गठित हुआ है 1925 में, 27 सितंबर 1925 में जब से ये गठित हुआ है, और आज जब ये 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है, तो उस स्थिति में भी उसकी भूमिका बदली नहीं है। तो आरएसएस को महिमा मंडित करके प्रधानमंत्री मोदी ने उन सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कामों पर, विचारों पर, मूल्यों पर पानी फेर दिया है। वो
उसको मटियामेट कर दिया है और अब ये संदेश दे दिया है कि इस देश में आरएसएस है, उसकी आइडियोलॉजी है और उसके कार्यक्रम हैं, उसके एजेंडे हैं, उसी के हिसाब से सरकार चल रही है, आगे चलेगी और उन्हीं की प्रतिष्ठा होगी। तो एक तो ये घटना है जिससे जो स्वर्ग में बैठे हमारे पूर्वज हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, वो सकते में होंगे। और एक दूसरी वजह, उन्होंने जब सुना होगा कि भारत सरकार ने एक ऐसा पोस्टर निकाला है जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के ऊपर सावरकर को रखा गया है। उस पोस्टर में सावरकर का आना ही अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि शर्मनाक इसलिए है क्योंकि सावरकर ये डिज़र्व ही नहीं करते हैं। सावरकर की पूरी भूमिका, पूरा कार्यकलाप ऐसा था कि जिसकी वजह से उन्हें गांधी के ऊपर रखना तो खैर छोड़ ही दीजिए, उस पोस्टर में भी रखा जाना उनके लिए बहुत ही अपमानजनक है। ये पूरे भारत का अपमान है। ये केवल गांधी, सुभाष या भगत सिंह का नहीं, पूरे भारत का अपमान है, पूरे भारत की विरासत का अपमान है। और सावरकर के बारे में अब क्या कहा जाए। सावरकर माफ़ी वीर कहे जाते हैं। 6 बार उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। अंग्रेज़ों की पेंशन पर वो पलते रहे और जब उन्हें आज़ादी मिली भी तो उसके बाद उन्होंने इस शर्त पर आज़ादी मिली कि वो अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने हिंदुत्व का अपना अभियान चलाया, अंग्रेज़ों की मदद की, बार बार मदद की और अंग्रेज़ों की मदद भी की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध भी किया। आपको बता दें कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में भारतीय लोगों से शामिल होने की अपील कर रहे थे, तो इन्हीं सावरकर ने कहा था कि आप सुभाष चंद्र बोस की सेना में मत शामिल होइए, आप अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होइए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो विरोध में खड़े थे, आंदोलन के साथ नहीं खड़े थे। और फिर गांधी की हत्या का जो आरोप है उन पर कि साजिश में वो शामिल थे, वो पूरी तरह से बेदाग नहीं निकले हैं। केवल आरोपों की कमी की, सबूतों की कमी की वजह से वो बच गए थे। लेकिन बाद में कपूर कमीशन बना था, उसने बोला था, साफ कहा था कि सावरकर की भूमिका थी और सावरकर इस भूमिका में थे। वो गोडसे का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह के सबूत हैं कि गोडसे को जो पिस्टल मिली थी ग्वालियर से, वो उसको दिलवाने वाले, उसका प्रबंध करवाने वाले सावरकर ही थे। तो ये तो सावरकर का इतिहास है, ये संघ का इतिहास है। और इन दोनों को एक साथ आज़ादी के 79वीं जयंती के दिन, वर्षगांठ के दिन, उन्हें इस तरह से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में ला के रख दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो स्टेप लिया है उसके पीछे क्या कॉन्फिडेंस होगा, क्या आत्मविश्वास है कि अब वो समय आ गया है जब हमें संविधान की ज़रूरत नहीं है। उस संविधान की जो चल रहा है उसमें से केवल उतनी की ज़रूरत है जो हमारे लिए मुफीद बैठता है, जो हमारी योजना, हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो संविधान को स्वीकारने से वो इनकार कभी नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे। लेकिन संविधान की आड़ में ये एजेंडा चलाया जाएगा। ये एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है कि आरएसएस है जो इस पूरे रिजीम का मातृ संगठन है, पितृ संगठन है, विचार पुंज है, थिंक टैंक है और पूरी एक ताकत है जो इस सब को आगे बढ़ाने वाली है। ये बहुत साफ हो गया है। तो अगर ये प्रवृत्ति है, ये एक दिशा है, तो आप मान लीजिए कि अब भारत एक लोकतांत्रिक और जो संविधान बना है उसके आधार पर चलने वाला देश नहीं बचेगा। ये एक बिल्कुल दीवार पे लिखी इबारत जैसा है। आपको महसूस हो ना हो, पिछले 11 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारे लोगों के दिमाग बदल गए हैं। वो अब संविधान के हिसाब से नहीं सोचते हैं, वो संविधान के मूल्यों को न समझते हैं, न उनकी इज्जत करना चाहते हैं।
वो इस तरह से अंधभक्ति में और हिंदुत्व के रंग में रंग गए हैं कि वो गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर की विरासत को ठुकरा देते हैं और उन्हें सावरकर, गोलवलकर, गोडसे ज़्यादा पसंद आते हैं। आपने सुना ही होगा बीजेपी के नेता किस तरह से, बहुत सारे नेता गोडसे की प्रशंसा करते हैं और गांधी की हत्या को सही ठहराते हैं। गांधी की हत्या को वो गांधी वध के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो सावरकर को और गोडसे को ये मानते हैं कि वो सच्चे देशभक्त थे, भले ही उन्होंने हत्या की हो। तो ये एक पूरा नया परिदृश्य बन रहा है। इस परिदृश्य को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस परिदृश्य को समझे बिना आप भविष्य के भारत की कल्पना की रूपरेखा को भी नहीं समझ सकते हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है, किस गड्ढे में गिरने जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आरएसएस, सावरकर, बीएस मुंजे, हेडगेवार, गोलवलकर, इन सब की आइडियोलॉजी यूरोप में हिटलर के और मुसोलिनी की आइडियोलॉजी से प्रेरित है, उसी से निर्मित है, यानी उसमें फासिज्म के बहुत बड़े तत्व हैं। तो अगर भारत पर इनका दबाव बढ़ता है, ये हावी होते हैं, तो भारत लोकतंत्र उतना ही नीचे चला जाएगा और फासीवाद उतना हावी होता जाएगा। और हमने प्रधानमंत्री के भाषण में एक डेमोग्राफी मिशन की भी बात सुनी है और उसमें भी इस ध्वनि को पढ़ा जा सकता है कि वो घुसपैठियों की आड़ में किन पर हमला कर रहे हैं। एक फासीवाद का चरित्र होता है, वो अपने दुश्मन ढूंढता है, दुश्मन दूसरी जाति, दूसरे धर्म की। जैसे हिटलर ने यहूदियों को टारगेट किया था, उसी तरह से भारत में मुसलमानों और ईसाइयों और सिखों को टारगेट किया जा रहा है। बाकी अल्पसंख्यक समुदाय भी किसी दिन इस टारगेट में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो उसी दिशा में काम कर रहा है। तो घुसपैठिए के नाम पर ये सब भी अब आगे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे। कुल मिलाकर जो भविष्य का भारत बन रहा है वो नहीं होगा जिसको लेकर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और जो संविधान जिस स्वतंत्रता के आंदोलन से निकला था और जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम अपने पूरे सिस्टम का आधार मानते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय होने की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।